Hello students, today we are going to discuss KVPI 2022 SX स्ट्रीम पेपर। तो इसमें पहला प्रॉब्लम है द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ इल पेशेंट्स एंड ड्यूरिंग एन एपेडमिक इन ए कंट्री इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, यानी n का हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है t की टर्म में। n नॉट इज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ इल पेशेंट, टॉ एक कांस्टेंट है, और ns इज अ लार्ज नंबर, ऑब्वियसली ns बहुत बड़ा नंबर है, n नॉट जो कि इनिशियल है उससे, ठीक है ना। सो देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो सबसे पहले आता है एट्स लास्ट टाइम n विल अप्रोच ज़ीरो। बहुत लंबे टाइम के बाद जो n होगा वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, n का एक्सप्रेशन हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि हमने इसको e की पावर माइनस टी बाई टॉ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसमें हम t को इन्फिनिटी पुट करेंगे। जब हमने t को इन्फिनिटी पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर आई। तो यहाँ पर जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये ns के बराबर आ जाएगा, यानी कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ns आई। और यहाँ पर क्या दे रखा था कि एट लास्ट टाइम n विल अप्रोच ज़ीरो। तो ये बात हो गई गलत। हमारे पास लास्ट टाइम के बाद n की वैल्यू कितनी आ रही है, ns आ रही है, तो बात बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। अब आप क्या करें, इसी इक्वेशन में t को ज़ीरो और पुट करके देखें। जब इस इक्वेशन में हम t को ज़ीरो पुट करेंगे तो आप पाएंगे t को ज़ीरो पुट करते ही ये तो हो जाएगा वन, ऑब्वियसली है ना, वन माइनस एन नॉट बाय एन एस प्लस में एन नॉट बाय एन एस, ये दोनों कट जाएंगे और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एन नॉट आ जाएगी। यानी कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर n की वैल्यू आई एन एस, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और t इक्वल्स टू ज़ीरो पर n की वैल्यू आई एन नॉट, जो कि स्मॉल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू ज़ीरो पर तो वैल्यू कम थी और n की वैल्यू कम थी, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर n की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। दैट मीन्स क्या ये इंक्रीज़ हो रही है ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में, अगर हम देखें तो ये वाली बात भी हमें गलत दिखाई पड़ती है कि n विल डिक्रीज़ मोनोटोनिकली, बात गलत हो गई। उसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना। हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया और इसको dn बाई dt को ज़ीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। और हमने देखा कि t की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इन्फिनिटी, यानी dn बाई dt ज़ीरो कहाँ पर होता है, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर होता है। इसका मतलब ये तीसरा वाला जो ये d वाला जो ऑप्शन है ये भी हमें गलत होता दिखाई पड़ता है, ये भी हमें गलत होता दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। जो बात आती है वो आती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। हमें क्या कहा गया, द पॉपुलेशन कर्व विल हैव एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट व्हेन n इज ns बाई 2। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करके ज़ीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो हमने इसको डबल डिफ्रेंशिएट किया और इसको ज़ीरो के बराबर किया। तो हमें क्या मिला कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो के बराबर कब होता है, जब e की पावर t बाई टॉ की वैल्यू ns अपॉन एन नॉट माइनस वन के बराबर होती है, ठीक है ना, ये इसके बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास n की वैल्यू, इसके जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे n के एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाती है, ns बाई 2 आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला ऑप्शन था ये करेक्ट है। हमारा ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला जो ऑप्शन था ये करेक्ट है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। यह है हमारा सेकंड प्रॉब्लम। कॉमन लाइन इज ए थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट दैट सेपरेट्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस. It is defined to the height at which the lift on an aircraft flying at the speed of a polar satellite 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें स्पीड दे रखी है इज इक्वल टू इट्स वेट। तो वेट के इक्वल है ये भी हमें बता रखा है, ठीक है। टेकिंग ए फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ विंग एरिया, ये एरिया भी गिवन है, एंड मास 7500 किलोग्राम, हाइट ऑफ कॉमन लाइन अबाउ द ग्राउंड विल बी इन द रेंज, assume the density of air at h above ground to be rho equals to, ये हमें डेंसिटी गिवन है, h is in kilometer and lift force to be half rho v square a, where v is the speed of the aircraft and a is the wing area, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम में हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, मतलब जो इसका वेट है वो इसके लिफ्ट फोर्स के इक्वल है, ठीक है, ऐसा इसने कहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ पोलर इक्वल टू इट्स वेट विच द लिफ्ट ऑन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ अ पोलर सैटेलाइट इज इक्वल टू इट्स वेट। तो लिफ्ट जो है वो इसके वेट के इक्वल है। तो लिफ्ट और वेट अगर इक्वल है तो हमने इसको इस तरीके से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और पुट करके यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी और वो ऑलमोस्ट 75 to 100 किलोमीटर के बीच आएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब जो है हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ओके।
नेक्स्ट आता है थर्ड, अ पार्टिकल ऑफ मास m विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k अप्रोचेज द ओरिजिन फ्रॉम x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, अज्यूम दैट ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है x की टर्म में, ठीक है, और हमें क्या बता रखा है कि x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज k, वो k है कहाँ पर, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, और x नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें बताना है x इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या है, हम एनर्जी कंजर्वेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया हमने इसमें, ui प्लस ki इक्वल्स टू uf प्लस kf। यहाँ पर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमने पुट किया, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करने पर हमारे पास ui की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही हमने यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, क्योंकि इनिशियली x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ पर ui की वैल्यू 0 आई, यानी इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जो थी वो 0 थी। ऐसे ही x इक्वल्स टू 0 हमने पुट किया, तो 0 पुट करने के बाद हमने क्या देखा कि uf की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, k/2 आ गई, है ना। ये फाइनल हो गया जिसका पूछा गया है। अब हमने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी, ui की वैल्यू 0 हमारे पास आई थी, ki की वैल्यू k है, वहाँ गिवन है, ठीक है। u फाइनल जो है दैट इज k/2, अभी ये हमारे पास आया, और k फाइनल जो है उसकी वैल्यू हाफ mv², ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हम सब जानते हैं फॉर्मूला। यहाँ इसको सॉल्व करके हमारे पास v की वैल्यू √k/m आ गई। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए वाला, ए इज द राइट आंसर, v इज इक्वल टू √k/m। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है, अ लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, अ सेंसिटिव मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। अब देखो इसको ड्रॉ किया गया कैसे है, तक समझते हैं। लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, ये वायर है जो मैंने इस तरीके से बनाई है ना। करंट इसमें मैंने इसको बाहर आता हुआ दिखाया, इस वायर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है बाहर की तरफ, मान लेते हैं। A sensitive magnetic compass is placed in a plane perpendicular to the wire। एक कंपस मान लेते हैं यहाँ पर प्लेस्ड है ना, एंड 10 सेंटीमीटर साउथ ऑफ इट। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्शंस बना दी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। साउथ की तरफ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारे पास ये कंपस रखा गया है, ठीक है। इट रजिस्टर्स अ डिफ्लेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कितना डिफ्लेक्शन देखा गया, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट से 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ ये डिफ्लेक्शन हमने दिखाया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी BH हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। परमिबिलिटी हमें दे रखी है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये देखें, इस करंट, ये करंट जो है बाहर की तरफ आ रही है, इस करंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो वो कुछ इस तरफ होगा, है ना। वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो तो हमें पता ही है, ठीक है ना। सो वो हमने इस तरीके से लगा दिया, और वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया। दैट मीन्स 1060 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि BH/b वायर, और इसमें वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है μ0I/2πr, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला रखा μ0I/2πr। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमारे पास ऑलरेडी है। व्हाट इज आर हेयर, आर की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, दैट मीन्स 0.1 मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और 1060 की वैल्यू वी ऑलरेडी नो, √3 वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड √3 × 10⁻⁵ टेस्ला आएगी, जो कि ऑलमोस्ट 1.73 होता है। दैट मीन्स द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A small object is placed at a distance of 4 meter from the objective of a telescope of focal length 2 meter। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम हमने बनाया है। ये पहला वाला जो लेंस है ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये दूसरा वाला जो है ये आई पीस है। ऑब्जेक्टिव लेंस से 4 मीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमें 2 मीटर दी हुई है, और आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो हमें 0.2 मीटर दी हुई है। अच्छा, द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस 0.2 द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। ओके, सो FO 2 मीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट जो पड़ा है वो 4 मीटर पे पड़ा है। FO जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट जो पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, 4 मीटर पे पड़ा है, यानी 2F पे पड़ा है। तो वी नो दैट की जो इमेज होती है वो भी कहाँ बनेगी, 4 मीटर पे बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F पे पड़ा हुआ है तो उसकी इमेज भी 2F पे बनती है, यानी कि 4 मीटर पे बनेगी। यानी ये ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, 4 मीटर पे बनेगी, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो इस आई पीस के लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी। क्वेश्चन क्या उठता है कि वो जो इमेज होगी जो ऑब्जेक्टिव बना रहा है वो आई पीस के लेफ्ट साइड में होगी या राइट साइड में होगी।
तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन सबसे पहले डी देखते हैं, है ना। ये डी क्या माना मैंने, इस ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस अज्यूम की है डी। डी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कब होती है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। यानी वो कितनी आएगी, अगर हमारे वाले केस में हम देखेंगे तो एफ नॉट प्लस एफ ई यानी कि 2.2 मीटर। ये डी की टेलीस्कोप से देखने के लिए डी की जो मैक्सिमम वैल्यू हम रखते हैं वो कितनी रख सकते हैं, 2.2 मीटर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2.2 मीटर हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो इमेज बन रही है, लेकिन जो हमारे पास इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, वो इस ऑब्जेक्टिव से 4 मीटर पीछे बन रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इमेज जो होगी वो कहीं यहाँ पर बनेगी, इमेज जो होगी वो कहीं इसके आई पीस के पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है। यानी कि इस आई पीस के लिए ये जो इमेज होगी एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो रियल होती है, राइट। इसका मतलब इससे जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज रियल बनेगी, ठीक है। सो इसमें हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या हमें दे रखा है, ऐसा यूनिट ऑफ मास 1 किलोग्राम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन द मासेज ऑफ 2 cesium atoms, one of is in ground state and the other it is in excited state। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन हमें दे रखी, और हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू गेट 1 किलोग्राम ऑफ मास दिस वे इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि 1 किलोग्राम मास यानी कि जो नई एसआई यूनिट हमें बनानी है ना। और वो कैसे बनानी है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, न्यू एसआई यूनिट ऑफ मास 1 किलोग्राम इज डिफाइंड द टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन द मासेस ऑफ 2 cesium एटम्स, वन ऑफ दिस एटम्स इन ग्राउंड स्टेट और अदर जो है वो एक्साइटेड स्टेट में। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन क्लोज टू 9.2 × 10⁹ हर्ट्ज। नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू गेट 1 किलोग्राम ऑफ मास दिस वे इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमें, कि हमारे पास 2 एटम है, एक ग्राउंड स्टेट में और एक एक्साइटेड स्टेट में। किसके एटम है, सीजियम के एटम है, ठीक है। ऑब्वियसली एक ग्राउंड में है और एक एक्साइटेड में है, इसका मतलब दोनों के एनर्जी, दोनों में केवल एनर्जी का डिफरेंस है, और एनर्जी डिफरेंस के कारण इन दोनों में कुछ मास का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मास के डिफरेंस से हम एक नई एसआई यूनिट को बना रहे हैं बेसिकली, है ना। एक नई एसआई यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम की एक नई एसआई यूनिट, 1 किलोग्राम मास की एक नई एसआई यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके मास डिफरेंस है। तो हमें पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे इस चीज़ को करने के लिए, नई एसआई यूनिट को इस तरीके से डिफाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहला काम हमें पता है कि इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से निकाला सकता है, दैट मीन्स डेल ई इक्वल्स टू एच न्यू करके, ठीक है। जब हम एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि दे रखी है, न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का एनर्जी डिफरेंस आ गया। ये एनर्जी डिफरेंस ऑब्वियसली एक मास डिफरेंस क्रिएट करेगा इन दोनों के बीच में। तो डेल इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमारे पास डेल एम की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल एम की वैल्यू आ जाएगी। ये डेल एम क्या है, डेल एम है कि 2 सीजियम एटम एक ग्राउंड स्टेट में है और एक एक्साइटेड स्टेट में, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, डेल एम इसी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़े हम, हमें क्या करना है, हमें पूछा क्या है, हमें यह पूछा है कि 1 किलो में कितना रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो सबसे पहले तो देखो आप, ये हम इसको ऐसे समझें कि डेल एम जो आया हमारे पास, ये क्या आया, ये आया हमारे पास मास का डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ये आया हमारे पास डेल एम, हमारे पास क्या आया, डेल एम हमारे पास आया दोनों के मास का डिफरेंस, ठीक है। अब इस डेल एम को कैलकुलेट करने के लिए, केवल अगर हम ये डेल एम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस डेल एम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सीजियम के 2 एटम रिक्वायर्ड होंगे। अब इस डेल एम को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, तो डेल एम को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दोनों एटम रिक्वायर्ड होंगे, एक ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या मैंने ठीक लिखा है कि डेल एम कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 एटम्स ऑफ सीजियम, ठीक है ना। एक ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 2 एटम्स, यानी कि डेल एम को कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना मास रिक्वायर्ड होगा। ये क्या है,
133 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उसके अंदर, और प्रोटॉन का मास अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 हैं इसलिए 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना नंबर ऑफ एटम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, डेलम के लिए। लेकिन हमें डेलम तो करना नहीं है ना, तो हमें तो यूनिट मास यानी 1 किलोग्राम करना है, तो हम इस डेलम को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो मास रिक्वायर्ड होगा, ये जो मास आएगा बेसिकली, है ना, हमें जो मास रिक्वायर्ड होगा इतना होगा। इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो हम कैसे निकाल, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम, एन अपॉन में एन करके, यानी यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर सकते हैं, और सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद एन इज एवोगाड्रो नंबर, कैपिटल एम है ना 133 है ना, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि ये ग्राम में होता है, सो वी हैव टू पुट इन किलोग्राम इन एसआई यूनिट्स, एन। तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाती है विच इज़ ऑलमोस्ट 3 × 10⁻40 के अराउंड आती है। और अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है, हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है, एक सिंपल पेंडुलम है, लाइट इन, सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L अटैच्ड टू ए हैवी स्मॉल बॉब ऑफ मास m इज एट रेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रस्सी है और इससे एक बॉब अटैच्ड है मास m का, ठीक है, ये हमें बता रखा है। रस्सी तो लाइट है ऑब्वियसली, मास m, इसका जो मास है बॉब का, ये हैवी बॉब है, इसका मास m है। द बॉब इज इम्पार्टेंट हॉरिजॉन्टल इंपल्सिव फोर्स विच गिव्स स्पीड ऑफ √4gl, यानी कि यहाँ से इस पर एक इम्पल्स लगाकर एक स्पीड क्रिएट की गई बॉब के अंदर, दैट इज उसकी वैल्यू है हमारे पास √4gl। ओके, द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, है ना, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो इसके हाईएस्ट पॉइंट पर हमें स्पीड बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताया जा सकता है, देखिएगा ज़रा। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज़ √4gl, ठीक है, जो कि √5gl से कम है और √2gl से ज़्यादा है। इसका मतलब जो रस्सी है वो कहीं इस पॉइंट यहाँ पर और यहाँ से और यहाँ के बीच में कहीं जाकर स्लैक होगी। जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कहीं स्लैक होगी। तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है जहाँ पर कि ये स्लैक होती है, और इस पॉइंट का नेमिंग हमने कर दिया, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P, है ना। इस P पॉइंट पर मान लेते हैं जाकर ये स्लैक होती है। अच्छा, अब इसका एफबीडी बना लेते हैं, टेंशन अंदर की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो mg cos थीटा प्लस t इक्वल्स टू mv²/L, ठीक है। और v जो होगा दैट इज वो कितना आ जाएगा, √gl cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि t प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/L, टेंशन अंदर की तरफ mg cos थीटा और इक्वल्स टू में सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो v की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया, लेट अस सपोज ये पॉइंट A है, A और P के बीच में हमने वर्क एंडी थ्योरम लगा दी। वर्क एंडी थ्योरम अगर हम लगाते हैं सो क्या आ जाएगा, कितना डिस्टेंस को ऊपर ट्रैवल करना पड़ा अगर हम देखें तो L प्लस एल cos थीटा। सो माइनस का mg L प्लस एल cos थीटा हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा, टेंशन का वर्क डन 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड हमने v मान ली, इनिशियल स्पीड हमें पता थी, वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर √gl cos थीटा की वैल्यू v थी, यानी कि इसको हमने v² पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप डायग्राम को ढंग से देखें, हम ये जानते हैं कि इसके बाद ये केवल, क्योंकि टेंशन तो 0 हो जाएगी और ये पार्टिकल जो है वो केवल अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, है ना। अंडर ग्रेविटी अगर ये मोशन करेगा, है ना, तो इसका मतलब ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो इस तरीके से जाकर कुछ ऐसा मोशन करेगा, ठीक है ना। ये वाली वेलोसिटी हमें चाहिए, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है। इसका मतलब हमें कौन सी वाली वेलोसिटी चाहिए, हमें ये v cos थीटा रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, अगर हम देखेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी आ गई, √2/3gl, और cos थीटा v इस इक्वेशन को इक्वेट करके निकाला जा सकता है। v की वैल्यू हमारे पास v² की वैल्यू जो थी वो gl cos थीटा थी, तो यहाँ से cos थीटा निकाला सकता है, और v cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √8/27gl। तो इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ चुका है, दैट इज √8/27gl। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एन आइडियल गैस इनिशियली इन स्टेट P1 to V1 T1। तो इनिशियल स्टेट हमें ये वाली दे रखी है, ठीक है ना, दिस इज द इनिशियल स्टेट। इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दैट इज P1 to V1 T1, इसके बारे में बात हो रही है। इसको
आइसोबैरिकली एक्सपेंड किया गया, दैट मीन्स ये 1 से 2 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, 1 से 2 पॉइंट यानी कि कितना P12 V2 T2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। देन एडियाबेटिकली टू P34 V3 T3, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, 2 से 3 अब हम इसको लेकर जा रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। इट इज़ देन कॉन्ट्रैक्टेड आइसोबैरिकली, यानी कि इसको आइसोबैरिकली अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 4 पॉइंट की तरफ लेकर गए P34 V4 T4, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। और उसके बाद फाइनली एडियाबेटिकली बैक टू द इनिशियल स्टेट, यानी कि उसके बाद इसको एडियाबेटिकली इनिशियल स्टेट 1 स्टेट पर यानी 1 वाले पॉइंट पर लाया गया। ठीक है, सो क्या निकालना है अब इसमें, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। सो हमें साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, दैट इज ईटा इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन में क्यू सप्लाई, कितना हीट हमने कितना क्यू हमने सप्लाई किया। ठीक है, सो ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू सप्लाई। यहाँ पर क्या करना है अपने को, नेट वर्क डन लिखना है और अपॉन में केवल सप्लाई वाला क्यू अपने को लिखना है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन हमने लिखा, ये आइसोबैरिक प्रोसेस का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज एनआर डेल्टा टी। इसी तरीके से माइनस का एनसीवी डेल्टा टी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है। तो सब इन प्रोसेसेस के लिए हमने फॉर्मूले लगा दिए, आइसोबैरिक और एडियाबेटिक प्रोसेसेस हैं। और Q1 की जो वैल्यू है वो इन दोनों में तो जीरो ही होती है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेसेस में तो दोनों में जीरो ही होगी, और 1 से 2 में ही Q ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने Q1 की वैल्यू यहाँ पर NCP डेल्टा टी लिख ली और वैल्यूज पुट कर ली। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, 1 + T4 - T3 अपॉन में T2 - T1। इसके अलावा हमें 2 एडियाबेटिक प्रोसेस दी हुई हैं, दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस की हमने ये इक्वेशंस लिख ली इनिशियल और फाइनल पे, है ना, यानी कि 2 और 3 पॉइंट्स के बीच में और 1 और 4 पॉइंट्स के बीच में हमने एडियाबेटिक इक्वेशन लिख ली और दोनों को जब डिवाइड किया तो हमें एक एक्सप्रेशन मिला, दैट इज T2/T1 = T3/T4। यहाँ से हमने T3/T2 को कॉमन निकाल लिया। ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो ये कटकर -1 आ जाएगा और T3/T2 की वैल्यू फर्दर फिर हम T4/T1 रख देंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो हमें टर्म्स दी हुई हैं उसमें सेट हो जाएगा। तो क्या आंसर हमारा आता है आप देखें, इसमें हमारा आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम का क्या कहा गया है, अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस + -q separated by a distance 2a is placed with its center d away from the center of a grounded sphere। तो सबसे पहले इतनी बात ही हम समझ लेते हैं इसके अंदर, एक चार्ज है -q, एक +q, ऑब्वियसली एक डाइपोल है अगर ये 2a डिस्टेंस कंपैरेटिवली d से बहुत ही छोटा है तो। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही है इस तरीके से, -q +q 2a, और हमें क्या बताया कि एक ग्राउंडेड स्फेयर है जो कि d डिस्टेंस पे है ना। When the dipole moment vector is perpendicular line joining the two center, इसका मतलब हमें ये भी बता रखा है, तो ये एंगल हमने 90 लिया हुआ है। Those of the dipole in the sphere, the charge induced of the sphere is, तो हमें बताना है कि इस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा स्फीयर के ऊपर, कैलकुलेट करना है हमें। क्या हम जानते हैं, इस डाइपोल के कारण कुछ जो पोटेंशियल होगा, है ना, और इसके खुद के चार्ज के कारण, इसका खुद का चार्ज हम मान लेते हैं स्फीयर का, लेट अस सपोज क्यों है, इसके खुद के चार्ज के कारण जो उसके अंदर पोटेंशियल होगा, है ना, इन दोनों का सम जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है, हम ये जानते हैं कि जो ग्राउंडेड स्फीयर होता है, जो ग्राउंडेड कंडक्टर होता है, उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो ग्राउंडेड है, उसका पोटेंशियल टोटल 0 करना है, तो हमने क्या कहा कि खुद के कारण, खुद के चार्ज के कारण और जो डाइपोल है उसके कारण, दोनों के कारण जो सम होना चाहिए उसके टोटल पोटेंशियल का वो 0 आना चाहिए। तो हमने लिख लिया स्फीयर का टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए, डाइपोल के कारण और खुद के चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण टोटल 0। डाइपोल के ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर प्रेजेंट है, अगर हम देखेंगे तो अगर डाइपोल के कारण हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, इस तरीके से। तो इक्वेटोरियल पे अगर ये प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कारण इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल होता है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 होता है, दैट्स वाई यहाँ पर पोटेंशियल 0 आएगा। और वी क्यू को के क्यू बाय हम लिख सकते हैं स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें रियलाइज़ होगा कि क्यू अपने आप ही 0 ही आ गया, तो यानी कि उस पर चार्ज कितना होगा, 0 ही होगा। ओके, सो बढ़ते हैं हम। ओके, सो इसका आंसर, इसका मतलब क्या होना चाहिए, डी जो होगा वो 0 ही होगा।
ओके, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Consider diffraction of light through a rectangular slit which is twice as wide as it is high. Which of the following statement is true? ओके, तो क्या क्या बता रखा है इसमें, क्या बोल रखा है अपने को, हमें क्या रखा है कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसमें जो रेक्टेंगुलर स्लिट है उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, विच इज़ लाइट थ्रू रेक्टेंगल विच इज़ ट्वाइस एज वाइड एज इट इज़ हाई। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कंसिडर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लिट विच इज ट्वाइस एज वाइड एज इट इज हाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसके अंदर उस डिफ्रैक्शन, ओके, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमें, कंसिडर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लिट विच इज ट्वाइस एज वाइड एज इट इज हाई। तो डिफ्रैक्शन में जो स्लिट है वो वाइड तो ज़्यादा है और हाइट उसकी कम है, ठीक है ना, हाइट कम है और विड्थ जो है उस हाइट की डबल है, ऐसा हमें गिवन है, ठीक है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सेंट्रल डिफ्रैक्शन पीक इज वाइडर इन द वर्टिकल डायरेक्शन देन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेंट्रल डिफ्रैक्शन पीक इज, अब हमें ये बताना है मेनली, जो ऑप्शंस पढ़ के हमें रियलाइज़ हो रहा है कि जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो वाइडर ज़्यादा होगा और या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है विड्थ का, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और यहाँ पर डी क्या होती है, स्लिट विड्थ होती है। तो हमें समझ आता है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो विड्थ है उसकी वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विड्थ ज़्यादा है, यानी स्लिट विड्थ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो है वो हॉरिजॉन्टल में कम होगी और वर्टिकल में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन ठीक बैठता है, ये वाला है ना, सेंट्रल डिफ्रैक्शन पीक इज वाइडर इन वर्टिकल डायरेक्शन देन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 प्रेजेंटली ऑन अर्थ इज 0.72 एंड द रेस्ट 99.28% may be taken to be uranium 238. Assume that all uranium on earth was produced in a supernova explosion long ago with the initial ratio this. How long ago did the supernova event occur? दोनों की हाफ लाइफ हमें दे रखी है 235 238। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एट प्रेजेंट जो है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के परसेंटेजेस हमें गिवन है और स्टार्टिंग की बात हमें बता रखी है, t = 0 की बात अगर हम करें, इनिशियली जब सुपरनोवा होगा उस टाइम का हमें बता रखा है कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का जो रेशियो है वो 2 रहा था, है ना। तो अब अगर हम देखें इसके अंदर यूरेनियम 235 तो ज़्यादा था इनिशियली और यूरेनियम 238 जो है वो कम था, लेकिन अब यूरेनियम 235 बहुत ही कम रह गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम 235 जो है वो डिके हुआ होगा यूरेनियम 238 में। और क्योंकि यूरेनियम 238 भी स्टेबल नहीं है तो यूरेनियम 238 भी डिके हुआ होगा किसी के अंदर, यानी कि हम इस पूरे प्रोसेस में 235 और 238 के नंबर ऑफ न्यूक्लियस को कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो मान लेते हैं इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे दैट इज n0। तो t = 0 की अगर बात करें, है ना, ये रेशियो हमें दिया हुआ था, तो 2 हिस्से तो 235 के पास थे और 1 हिस्सा 238 के पास था। इसका मतलब यूरेनियम 235 का जो रेशियो आएगा वो तो 2n0/3 आएगा, जो न्यूक्लियाई का जो रेशियो था वो 2:1 था, ठीक है ना। तो यूरेनियम 235 की जो क्वांटिटी आएगी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर n0 है तो यूरेनियम 235 के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आएंगे दैट इज 2n0/3 और 238 के आएंगे n0/3। टी टाइम पे अगर हम देखें तो हमें परसेंटेज दी हुई है, मान लेते हैं टी टाइम पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं टोटल मिलाकर दोनों के 235 और 238 के, लेट अस सपोज वो n0 हो गए, तो इसका मतलब n0 का 0.72% तो 235 हो गया और इसी तरीके से n0 का 99.28% जो हो गया वो यूरेनियम 238 हो गया। अब इन दोनों से ही हम इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, हमें पता है n = n0 e - λt से, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशंस को फॉर्म कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये दोनों हैं हमारे पास
टी इक्वल्स टू 0 की क्वांटिटी हमें ऑलरेडी पता थी, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। टी इक्वल्स टू टी का एन हमें दे रखा है ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी। लैम्डा 1 की वैल्यू हम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, एल एन 2 अपॉन में टी हाफ होता है, तो एक बार हाफ लाइफ आ जाएगी 235 वाले की और एक बार आ जाएगी 238 वाले की। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी हमने यही इक्वेशन लगा दी, 238 के लिए भी ये 238 के लिए इक्वेशन लग गई। ठीक है, सिमिलरली है ना, यहाँ से लैम्डा 2 निकल जाएगा और इन दोनों को कैलकुलेट करके हमारे पास जो ऑलमोस्ट वैल्यू आ रही है टी की, वो कितनी आ रही है, दैट इज 7 × 10⁹ ईयर्स। राइट, दोनों को सॉल्व करना है और इससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम क्या कह रहा है अपने को, अ लॉन्ग स्टिफ यूनिफॉर्म वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ दिस वायर इज टी। एक वायर है जिसका मास है और लेंथ एल है, अज्यूम कर लिया हमने, है ना, और ये वायर जो है अपने एक एंड के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड जो है हमें वो टी दिया हुआ है। इफ द वायर इज नाउ बेंट इनटू अ सर्कल एंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए नाइफ एज सो दैट कैन एन ऑसिलेट फ्रीली इन द प्लेन ऑफ रिंग, यानी कि इस वायर को बेंट करके और इसके प्लेन में इस तरीके से ऑसिलेट करा रहे हैं अपन, द प्लेन ऑफ द रिंग, देन इट्स टाइम पीरियड। तो अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले पर आते हैं। इसमें टी जो होगा ऑब्वियसली फॉर्मूला हम जानते हैं, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर कंपाउंड पेंडुलम, टी इक्वल्स टू 2π√में ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है अपने को। आई जो है यहाँ पर वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट होता है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का, दैट इज ml²/3, और ये जो एल होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, दैट इज L/2, दैट इज L/2। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, ये टी की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरीके से जब हमने इसको बेंड करके एक सर्कल का फॉर्म दे दिया तो फिर से हमने यही फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले को अगर हम लगाएंगे तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑब्वियसली इसके अबाउट mr² होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इसके अबाउट यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगी, इस एक्सिस के अबाउट फाइनली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² आ जाएगा और अपॉन में इन mg और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस विच इज r। ठीक है, तो फाइनली इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर हमारे पास रूट में L/π जाएगा। आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एल जो है वो 2πr के बराबर है ऑब्वियसली। ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास टी डैश और टी के बीच में एक रिलेशन आ गया। टी डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आई, रूट में 3/2π मल्टीप्लाई में टी, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आई, कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है हमारा, सो दिस ऑप्शन इज आई थिंक करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if an ideal gas is compressed isothermally which of the following statements is true। isothermally compress किया जा रहा है इसको, है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट में से ट्रू है, तो एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू द गैस बाय हीट, वर्क इज डन बाय द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेज, और द लास्ट जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ तो टी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है बिकॉज NCV/T इट डिपेंड्स ऑन टी, है ना, तो U ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है। बाकी जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है उनके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये बात पक्का है कि इसके इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द सर्किट शोन बिलो अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द की के इज क्लोज द रीडिंग इन द एमीटर इज 20 मिली एम्पियर। क्या कहा है हमें कि बहुत लंबे टाइम के बाद, जब की को प्रेस करने के बहुत लंबे टाइम के बाद ऑब्जर्व किया गया तो इस एमीटर की रीडिंग जो है वो 20 मिली एम्पियर है। ठीक है, व्हाट वाज द रीडिंग इमीडिएटली आफ्टर इट वाज क्लोज्ड, क्लोज करने के जस्ट बाद रीडिंग क्या रही होगी ये हमें बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्योंकि इसने जो बात कही है वो लॉन्ग टाइम आफ्टर द प्रेसिंग ऑफ की, है ना, तो बहुत लंबे टाइम बात की होती है, यानी टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी की अगर हम बात करें, यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद ये सर्किट कैसा रहा होगा इसको हम देखते हैं, है ना, की को बंद करने के लॉन्ग टाइम बाद सर्किट किस तरीके से रहा होगा वो देखते हैं। सो हम जानते हैं कि इंडक्टर को जो है लॉन्ग टाइम पर इंडक्टर को जो है वो एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया जा सकता है, एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस किया जा सकता है। लॉन्ग टाइम के बाद एक ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रही है, इन द सर्किट शोन बिलो अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द की इज क्लोज द रीडिंग इज द अमीटर इज 20 मिली एम्पियर, व्हाट वाज द रीडिंग इमीडिएटली आफ्टर इट वाज क्लोज्ड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंद करने के की को बंद करने की कहाँ है, ये रही की हमारी, इस की को बंद करने के लंबे टाइम के बाद जब हमने करंट को ऑब्जर्व किया तो इस अमीटर के अंदर, मतलब इस 3R वाले जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें से जो करंट पास हो रही थी दैट वाज 20 मिली एम्पियर। ठीक है, सो सबसे पहली बात अगर हम करें कि एक लंबे टाइम के बाद, है ना, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक इंडक्टर जो होता है वो एक सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। तो हम इस इंडक्टर को हटाकर एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं और इसमें एक वायर लगा सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए होगा, केवल आफ्टर लॉन्ग टाइम के लिए। सो लॉन्ग टाइम के लिए इंडक्टर कैन बी रिप्लेस बाय कंडक्टिंग वायर। ओके, अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में आ गए, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से 3R और 2R भी पैरेलल में आ गए। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम बन गया अब हमारा। और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ लेटर सपोज हम ई सपोज कर लेते हैं, है ना, तो इसका ईएमएफ कितना आ गया, ई आ गया। अब बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, V इक्वल्स टू IR से, पोटेंशियल V इक्वल्स टू IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 20 मिली एम्पेयर है, R की वैल्यू 3R है, इसका मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 60R मिली वोल्ट। ठीक है, अब इस 60R मिली वोल्ट ये किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको E की टर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन, सो E की टर्म में लिखा जा सकता है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 6R/5 अपॉन में दोनों का एडिशन, दोनों का सम, दोनों रेजिस्टेंस का और मल्टीप्लाई में E। ठीक है, मतलब कितना हिस्सा इस E का, कितना हिस्सा BC को मिलेगा, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास इससे E की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा गया है व्हाट वाज द रीडिंग इमीडिएटली आफ्टर इट वाज क्लोज्ड। बात करते हैं t इक्वल्स टू 0 पर। t इक्वल्स टू 0 पर इंडक्टर में कोई भी करंट पास नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ से इस इंडक्टर को हटाया जा सकता है ना, और हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे और ये भी दोनों आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे, 4R और 2R 6R और R और 3R 4R। अब इसमें से करंट हमसे पूछी गई है कौन से वाले में से, 3R वाले में से, मतलब हमसे करंट पूछी गई है इस वाले में से। ठीक है ना, हमसे करंट जो पूछी गई है वो इस 3R वाले में से पूछी गई है, मतलब इस वाले में से, सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट तो सेम रहेगा, राइट। सो क्या कर सकते हैं, E इक्वल्स टू में I मल्टीप्लाई 4R, E इक्वल्स टू में इनके अक्रॉस 4R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज E, सो E इक्वल्स टू में I इंटू में 4R, E की वैल्यू 100R है ना, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी, मिली वोल्ट के अंदर है, और I मल्टीप्लाई 4R। इसको सॉल्व करके I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 मिली एम्पियर आ गई। मिली इसलिए क्योंकि हमारा वोल्टेज जो था वो मिली वोल्ट में था, दैट्स वाई जो हमारे पास करंट आई वो मिली एम्पियर में आई। सो द राइट आंसर इज, अगर हम आंसर की बात करें सो हमारे पास आंसर कितना आया, आंसर इज 25 मिली एम्पियर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला हुआ है द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 अराउंड द अर्थ इज v0, अनदर सैटेलाइट इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट around the earth if the minimum and the maximum speed of the second satellite are alpha v0 and beta v0 respectively, then its time period। तो पहले जो फर्स्ट लाइन है उसमें अपन को बोला हुआ है कि जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, और रेडियस अपन को गिवन है r0। ठीक, तो पहले अपन इसके लिए सोल्व कर लेते हैं। ये अपने पास जो सैटेलाइट है इसका मास लेट्स से मास m है और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अपने पास गिवन है v0 और रेडियस अपन को गिवन है r0। ठीक है, रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो अपने पास Fc इज इक्वल्स टू हो जाएगा mv0 स्क्वायर डिवाइड बाई r0 इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r0 स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बन जाती है दैट इज v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm डिवाइड बाई r0। ठीक है, अगर मैं इस पूरे का टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो इस टाइम पीरियड को अपन को कितना बनाना है, ये बन जाता है अपने पास टाइम पीरियड 2 पाई r0 डिवाइड बाय v0। तो अपने पास v0 की वैल्यू अगर यहां से अपन पुट करते हैं तो वी विल गेट द टाइम पीरियड फॉर दिस सैटेलाइट। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं अपन। सेकेंड लाइन में अपन को बोला हुआ है कि दूसरा जो सैटेलाइट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो वेलोसिटीज है दैट इज बीटा v0 एंड अल्फा v0।
अब कौन सी मैक्सिमम होगी कौन सी मिनिमम होगी, ये अपन इस बात से पता लगा सकते हैं कि अगर ये सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक बात है। ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट अर्थ वो रहेगा अपने पास कांस्टेंट। तो अगर मैं L1 लिखना चाहता हूं तो दैट विल बी m v1 इंटू r1 इज इक्वल्स टू m v2 इंटू r2। तो यहां से अपन आराम से देख सकते हैं कि v1 r1 इज इक्वल्स टू होता है v2 r2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे डिस्टेंस कम होगी वहां पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जहां पे डिस्टेंस ज़्यादा होगी वहां पे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। तो अपने पास बीटा वी नोट जो है दैट इज मैक्सिमम और अल्फा वी नोट दैट इज मिनिमम। ठीक बात है। अब इसका टाइम पीरियड का डेरिवेशन अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए क्यूब डिवाइड बाय जी एम। इसका डेरिवेशन बिल्कुल अपने पास क्लास नोट्स में करवाया जाता है बहुत अच्छे से, और अपने पास इलिप्स की एक प्रॉपर्टी भी यूज आ जाती है जिसमें अपने पास एसेंट्रिसिटी वगैरह यूज आती है। ठीक बात है ना। तो वहां से अपन इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई एम यूजिंग इट डायरेक्टली। तो टाइम पीरियड का अपने पास फॉर्मूला आता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए क्यूब डिवाइड बाय जी एम, जहां पे जो ए क्यूब है दैट इज सेमी मेजर एक्सिस, जो अपने पास ये मेजर एक्सिस है इसका हाफ दैट इज a। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने पास r1 प्लस r2 ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं। अपने पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से अभी जो अपन ने निकाला था जस्ट LA इज इक्वल्स टू LE LB, इसको यूज करते हुए अपने पास आंसर आ जाता है बीटा R1 इज इक्वल्स टू अल्फा R2। तो अपने पास इक्वेशन हो गई दैट इज नंबर 3। ठीक। आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2a, और इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, बीटा R1 इज इक्वल्स टू अल्फा R2। तो इन दोनों को इक्वेशंस को अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ जो कि मिनिमम है, और R2 है अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक बात है। R1 और R2 इन टर्म्स ऑफ अपने पास अल्फा बीटा आ गया है। नेक्स्ट अपन लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इस वजह से अपने पास ये एक सेंट्रल फोर्स भी है। तो अपने पास जो टोटल एनर्जी रहेगी किसी भी सैटेलाइट की वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहे या फिर सर्कुलर ऑर्बिट में रहे दैट विल बी कांस्टेंट। तो 2 पॉइंट्स पे अपने पास एनर्जी लिखनी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों की जो नेट एनर्जी रहेगी मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पे लिखा अपन ने काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है। वैल्यूज अपन ने पुट करी यहां पे। आगे बढ़ते हैं। यहां से अपने पास स्मॉल m कट जाएगा और ये जो वाला पार्ट है हाफ अल्फा वी नोट का होल स्क्वायर, इसको अपन उधर ले जाते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप आएगा हाफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम 1/r1 माइनस 1/r2। R1 और R2 की वैल्यू ये रही। इन R1 और R2 की वैल्यूज को अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे और अपने पास A की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ जी एम अल्फा बीटा एंड वी नोट स्क्वायर। ठीक बात है। अभी अपन ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए क्यूब डिवाइड बाय जी एम। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते ही अपने पास इक्वेशन आ जाती है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब डिवाइड बाय जी एम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये जो a की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वी विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास वी नोट की पावर जो 6 आएगी, देखो ए क्यूब की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ यहाँ से तो वी नोट स्क्वायर है तो यहाँ पे बन जाएगा वी नोट की पावर 6, और वी नोट की पावर 6 को मैंने तोड़ लिया वी नोट स्क्वायर इंटू वी नोट की पावर 4 में। ठीक है। और वी नोट की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी ये रही। यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में अपने पास वी नोट स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो वी नोट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा।
तो अपने पास वी नोट स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। वी नोट स्क्वायर की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे और जो भी कटता है उसको काट देंगे, जो बचता है उसको छोड़ दो, एंड द फाइनल आंसर विल बी दिस। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा ये वाला। अगर इसमें ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि पहले आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर ये सब कुछ अपन को करना पड़ेगा। ठीक, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास हीट ट्रांसफर से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला गया है ए कॉपर पाइप ऑफ लेंथ 10 मीटर कैरीज स्टीम एट टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड। द आउटर सरफेस ऑफ पाइप इज मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। The inner and the outer radii of pipe are 2 cm and 4 cm respectively. The thermal conductivity of copper is 0.38 kilowatt per meter degree centigrade. In the steady state, the rate at which the heat flows radially outward. Concentrate on the word radially outward through the pipe is closest to. ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास में भी अपन को बहुत बार करवाते हैं अपन। एक पाइप है, ठीक है, और इसकी रेडियस अपन को गिवन है ए और बी की वैल्यू अपन को गिवन है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। जो आउटर सरफेस है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इनर सरफेस जो है, या फिर बोले अपन ट्यूब के अंदर से स्टीम फ्लो हो रही है, और स्टीम है 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसका मतलब अंदर की जो सरफेस है ट्यूब की वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। ठीक बात। अगर मैं इसको, इस ट्यूब को अगर मैं इधर से देखता हूं तो अपने पास ट्यूब कुछ ऐसे दिखेगी, सिलेंड्रिकल मतलब सर्कुलर शेप में दिखेगी अपने पास, और इसकी अपने पास ये विड्थ हो गई b माइनस ए, दैट इज b माइनस ए विल बी द विड्थ। अब अपन को ये देखना है जब अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट जो होगी वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगी, और जैसे अपने पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन होता है वैसे ही अपने पास थर्मल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट होता है। तो थर्मल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा इसका, और इसका डेरिवेशन क्लास में भी करवाते हैं। आर से डी आर का अपने पास एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब ये एलिमेंट क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/k L/A, या फिर बोले L/KA। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो तो b माइनस ए हो गया, लेकिन जो एरिया है वो वेरी करता जा रहा है, ऐसे एरिया फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो अपने पास इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अपने पास स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया हुआ, सॉरी स्मॉल एलिमेंट का जो थर्मल रेजिस्टेंस हुआ, दैट इज लेंथ कितनी हो गई dr। यहाँ से जो हीट फ्लो करेगी वो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी, ऐसे इस तरीके से, देखो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी। तो अपन को जो डिस्टेंस लेनी होती है रेजिस्टेंस की, वो लेनी होती है अपन को अलोंग द हीट फ्लो, अलोंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक बात है ना। तो डी ऑफ आर टी एच, यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई डी आर, दैट इज डी आर लेंथ। एरिया कितना हो गया 2 πr इंटू एल। 2 πr तो क्या हो गया अपने पास पेरीफेरी, और लेंथ हो गया अपने पास क्या 10 मीटर। ठीक बात है ना। और K इज कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। K क्या हो गई अपने पास कंडक्टिविटी हो गई। अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, E से B तक, A से B तक इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के बाद अपने पास थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 1/2 πkl ln b/e। ठीक है। अब अपन को हीट करंट देखनी है। जैसे अपने पास वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज V/R, वैसे ही अपने पास हीट करंट जो होती है वो भी अपने पास dQ/dt इज इक्वल्स टू हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई RTH। जैसे अपने पास करंट जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है, वैसे ही अपने पास जो थर्मल या फिर बोले हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई RTH। वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपन। वैल्यूज पुट करने के बाद जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे वी विल गेट दिस वैल्यू 3443.86। ये अपने पास कैलकुलेटर को यूज करते हुए कैलकुलेशन की है अपन ने।
तो ये ऑलमोस्ट आ जाती है अपने पास 3443.86, तो ऑलमोस्ट 3445 किलो वाट। ठीक बात है, ये वाट मतलब dQ/dt, एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज द हीट करंट। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं अपने पास, ये क्वेश्चन भी एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं, इन द सिनारियोज गिवन बिलो ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वुडन प्लैंक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू दे ड्रॉ द मोस्ट करंट व्हेन साइमल्टेनियसली टचिंग। 4 ऑप्शन के हिसाब से अपन ने 4 सिनारियोज बना दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे पहला सिनारियो में क्या बोलता है, देखो, द लाइव मतलब फेज वायर एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल टर्मिनल का मतलब होता है जो कि ग्राउंड पे है। ठीक है, ऑफ हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिक सॉकेट 220 वोल्ट, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है उसमें अपने पास 2 पिन होती हैं, दोनों पिन को दोनों हाथों से पकड़ लिया उसने, दैट इज द मीनिंग। कहां पे खड़ा है, दैट इज वुडन ब्लॉक। अब वुडन ब्लॉक है तो इसके जो फीट है वो तो जमीन से टच नहीं कर रहे, मतलब वो ग्राउंड पे टच नहीं कर रहे हैं, तो जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा, लाइक दिस, ये करंट का फ्लो होगा। अब यहां पे अपने पास जैसे ही उसने ऐसे पकड़ लिया, 220 वोल्ट है और एक ग्राउंड पे है, तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ, और जो रेजिस्टेंस काउंट होगा वो इतना काउंट होगा, क्योंकि करंट केवल और केवल इतने ही पार्ट में फ्लो करेगी, नीचे नहीं जाएगी। नीचे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि नीचे क्या है, वुडन ब्लॉक है, और वुडन ब्लॉक जो है वो कंडक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है अर्थ से। ठीक है, तो अपने पास जो करंट फ्लो करेगी वो कुछ इस तरीके से करेगी। ठीक, अब करंट फ्लो करते हुए अगर मैं करंट की वैल्यू देखूं यहाँ पे, तो करंट की वैल्यू देखो कितनी बनेगी, 220 डिवाइड बाय आर एम्पियर। अगर ये अपने पास आरएमएस में है या फिर अपने पास पीक वैल्यू है, जैसे पीक वैल्यू है तो आरएमएस में निकाल सकते हो, आरएमएस है तो पीक वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक बात, तो फर्स्ट केस तो अपने पास ये हो गया। क्या ये करंट ड्रॉ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक बात है ना। नेक्स्ट अपने पास देखते हैं, ए वेन डिग्राफ जनरेटर इन ए साइंस म्यूजियम चार्ज 12,000 वोल्ट, 12,000 वोल्ट तक वेन डिग्राफ जनरेटर चार्ज किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, जैसे वेन डिग्राफ जनरेटर के ऊपर ऐसे अगर हाथ रख देते हैं तो बाल बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो हाईली चार्ज्ड स्फीयर होता है ना। तो यहाँ पे अपने पास वेन डिग्राफ जनरेटर है, इसको 12,000 वोल्ट तक चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, मिस्टर बीन का भी एक शो आया था, उसके अंदर भी ये वाली चीज़ उसमें बताई गई थी, है ना। तो 12,000 वोल्ट तक जैसे ही मैंने चार्ज किया, अब मैंने उस स्फीयर को ऐसे टच कर लिया दोनों हाथों से, तो ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों सेम पोटेंशियल पे है ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो ये बन रहा है उसका दोनों एंड्स इक्वल पोटेंशियल पे है, और इक्वल पोटेंशियल पे है, इस वजह से करंट का फ्लो कितना हो गया, 0, देयर विल नॉट बी एनी करंट। लेट्स से I1, इसको मैं बोल देता हूँ I2, तो I2 की वैल्यू होगी अपने पास 0। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपने पास नेक्स्ट बोला हुआ है द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए कार बैटरी एट 12 वोल्ट। कार की बैटरी है, 12 वोल्ट तक चार्ज है और 12 वोल्ट की बैटरी है। एक को ऐसे पकड़ा, एक को ऐसे पकड़ लिया, करंट फ्लो करेगी, बिल्कुल करेगी, करंट फ्लो करेगी। और कितने एम्पियर के करंट फ्लो करेगी, लेट्स से I3। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ I3, तो I3 हो जाएगा अपने पास 12 डिवाइड बाई R, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, रेजिस्टेंस तो यही वाला तो काउंट होने वाला है। ठीक बात है, तो यहाँ पे अपने पास 12 डिवाइड बाई R। नेक्स्ट अपने पास है द 2 एंड टर्मिनल्स ऑफ 10 बैटरीज इन सीरीज, हर एक की वैल्यू है 1.5 वोल्ट। तो ऐसे देखो 10 बैटरीज लगा दी ऐसे, सबकी वैल्यू है 1.5, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 15 वोल्ट। तो करंट फ्लो करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। जैसे I4, तो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15 डिवाइड बाई R। तो अगर ये क्वेश्चन मान लो अगर अरेंज करने के लिए होता कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो भी क्वेश्चन बन सकता था। तो यहाँ पे अपने पास मैक्सिमम करंट कहाँ से आ रही है, ये वाली रही 220 डिवाइड बाई R।
तो सबसे मैक्सिमम करंट कौन ड्रॉ करेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू दे ड्रॉ द मोस्ट करंट? तो फर्स्ट ऑप्शन विल ड्रॉ द मैक्सिमम करंट। ठीक बात है, भले ये अपने पास आरएमएस में गिवन हो या फिर अपने पास पीक वैल्यू गिवन हो, तो सबसे ज़्यादा करंट ये फ्लो करेगा, ड्रॉ करेगा। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन जमाएं इसको, तो ये फिर अपने पास 4 आएगा एंड देन 3 एंड देन 1 2, तो ये अपने पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया अपने पास। ठीक है, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक सलून है, ठीक है। अब उसमें जैसे लोग डाई वगैरह करवाते हैं, है ना, बालों को कलर करवाते हैं, तो उसमें अमोनिया वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है, बोला हुआ है ऑलवेज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो कि अमोनिया की होती है ड्यू टू अमोनिया बेस्ड केमिकल्स यूज्ड इन हेयर डाइज एंड अदर प्रोडक्ट्स, assume the initial concentration of ammonia। जो रूम है उसके अंदर जो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कंसंट्रेशन बताइए। एंड द कंसंट्रेशन इज मॉलिक्यूल्स इज 1000 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 अपने पास मॉलिक्यूल है अमोनिया के। ड्यू टू एयर वेंटिलेशन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं, 1/10 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो 1/10 बचेगा, स्टार्ट वाले मॉलिक्यूल्स का 1/10 जो है वो लीव कर जाते हैं 1 मिनट में। ठीक है ना, तो अपन को पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स टू रीच ओनली 1 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, डिग्रेड हो जाएं, बाहर निकल जाएं और केवल 1 मॉलिक्यूल बचे। ठीक बात है, 1 मिनट में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है उसका 1/10 बाहर निकल जाता है, बचता कितना है 9/10। सही बात है, तो अपने पास यहां से चालू करते हैं। मान लो इनिशियल प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 1000 मॉलिक्यूल जो कि अपन को गिवन है, पर मीटर क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। लिविंग मॉलिक्यूल्स इन 1 मिनट 1/10 ऑफ N0, जो इनिशियल है उसके 1/10। ठीक है, रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मिनट, अगर 1/10 चले गए तो बचे कितने 9/10 अपने पास N0 बच गए। ये तो 1 मिनट की बात हुई ना। अगर मैं 2 मिनट के बारे में बात करूं तो 2 सेकेंड मिनट में कितना बच जाएगा 9/10 का होल स्क्वायर। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट मिनट में 9/10 ऑफ N0 तो बच गए और 1/10 N0 निकल गए। अब इतने बचे, उसका 1/10 और निकल गया, तो अगेन कितना बचा 9/10 का होल स्क्वायर N0 और इसका 1/10 बाहर निकल गया। सही बात है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड के बारे में बात करूं तो यहां पे ये प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है, इसका तो 9/10 बच गया, इसका मतलब क्यूब N0 और इसका 1/10 बाहर निकल गया। अब इसका 1/10 कितना हुआ 9/10 का होल स्क्वायर N0। ये थर्ड सेकंड के बारे में बात करें। अगर मैं nth सेकंड की बात करूं तो कितना बचा अपने पास यहाँ पे 9/10 की पावर n इंटू N0, तो दैट विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर n मिनट्स। n मिनट्स कितना हो गया 9/10 की पावर n इंटू N0 इज इक्वल्स टू 1 मॉलिक्यूल बचना चाहिए। आगे सोल्व करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं, फिर n की वैल्यू निकालते हुए अपने पास कितनी वैल्यू आ जाती है 65.56 मिनट। ऑलमोस्ट इतना टाइम लगेगा अपन को। इसका मतलब सबसे नजदीक कौन है 70 मिनट्स, तो अपने पास आंसर आएगा 70 मिनट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा मिसिंग लग रहा है, वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। देखो बोला हुआ अपन को कंसिडर ए मेटेलिक क्यूब ऑफ लेंथ L। ठीक है, L लेंथ का एक मेटेलिक क्यूब है। इट्स रेजिस्टेंस अपन को गिवन है R, मेजर्ड अक्रॉस इट्स अपोजिट फेसेस इज। अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है MEV/NE² L²।
where n is the number density and v is the drift speed of electron in the cube and E and me are the charge and mass of an electron respectively, assuming that the de Broglie wavelength of electron to be L. de Broglie जो wavelength है that is L is equals to h upon me into v. ये de Broglie अपने पास wavelength होती है, ठीक है. द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ सैंपल इज क्लोजेस्ट टू, अपन को इसका मैक्सिमा पता करना है, ठीक बात है. तो यहाँ पे जो L आ रहा है, L इज नथिंग बट डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो L की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं अपन एंड वी विल गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है. अब इसको अगर अपन मैक्सिमम के बारे में बात करें तो अपन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी c से ज़्यादा तो हो नहीं सकती. और n की वैल्यू के लिए अपन को कोई भी डेटा गिवन नहीं है यहाँ पे. अगर मान लो जैसे तैसे अपन मान भी लेते हैं कि जैसे मान लो अगर मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो n शुड बी मिनिमम, तो ऐसा कौन सा मेटल ले, क्योंकि मेटल बोला है अपन को, ठीक है, मेटेलिक क्यूब, ठीक है. तो अपने पास जो Hg होता है मर्क्यूरी, वो एक मेटल की कैटेगरी में आता है और उसकी कंडक्टिविटी भी कम होती है, तो अपन ट्राई कर सकते हैं n, लेकिन एज ए हिट एंड ट्रायल से तो निकलेगा नहीं आंसर, ठीक है ना. अपने पास अगर मान लो आप मानना चाहते हो v कितना माने, जनरली तो v की वैल्यू 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 के आसपास होती है, ठीक बात है ना. अगर मेटेलिक बॉडी के लिए अगर अपन बोले तो अपन कंप्लीटली अगर मैक्सिमाइज भी करना चाहते हैं अपन इसको, तो यहाँ पे v की जगह c मान लो, स्पीड ऑफ लाइट, और n की जगह अपने पास मर्क्यूरी जो है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मान सकते हैं अपन, ठीक है. लेकिन वहां से भी अपने पास अगर आंसर देखें तो ये बहुत पास में है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8. अगर मान लो बहुत रेंज में होता तो भी अपन थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया लगा लेते, है ना, लेकिन ये बहुत पास है, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग दिस डेटा, आई थिंक, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन एक स्ट्रो वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बोला गया है ए ड्रिंकिंग स्ट्रो इज डिप्ड इन ए पेन ऑफ वाटर ऑफ डेप्थ डी डेप्थ तक एक स्ट्रो को ऐसे नीचे डुबो दिया गया है. अब स्ट्रो क्या काम आती है, कुछ भी लिक्विड पीने के लिए, तो अब उसको सक किया, जो लिक्विड है उसको स्ट्रो से सक किया. अब H0 हाइट तक वो पहुंचा. नाउ द वाटर इज सक्ड इनटू अप to an initial height of H0 and then left to oscillate as the result. Its height y from the surface of the water varies periodically. अब जैसे मान लो अगर ऐसे समझ के देखो ये ट्रांसपेरेंट है स्ट्रो, तो जैसे मैं सक करूंगा और एक H हाइट तक चढ़ गई वो, अब मैं उसको छोड़ दूंगा, तो अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो लेवल है ये ओसिलेट करता है ऐसे, एंड ही इज आस्किंग फॉर ऑसिलेशन इक्वेशन, ठीक बात है. तो यहाँ पे अपन किसी भी एक आर्बिट्रेरी पोजीशन के ऊपर कैलकुलेशन देख लेते हैं. देखो मान लो कंप्लीटली तो ये H0 तक गया था, मान लो यहाँ से यहाँ तक का ये H0 गया था, ठीक है. और ये जब नीचे आया तो मैंने बोला कि ये वापस ऊपर भी जाएगा, तो जब ये Y पोजीशन पे है ना तब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है v, पूरे कंप्लीट लिक्विड की वेलोसिटी है v, ठीक है. यहाँ पे प्रेशर अपने पास P0 है और यहाँ पे ये भी लेवल है, तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा P0, और P0 यहाँ पे प्रेशर, अगर मैं ये d डिस्टेंस नीचे चले जाता हूँ, कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस अगर मैं नीचे चले जाता हूँ, द प्रेशर विल बी P0 प्लस रो GD. ऊपर प्रेशर है P0, नीचे की तरफ मास लगेगा, मास की वजह से ग्रेविटेशन की वजह से mg लगेगा नीचे, ठीक है. y हो गया, d हो गया. अब मास देख लेते हैं कि पूरी स्ट्रो के अंदर y जब डिस्टेंस होती है लिक्विड की तो मास कितना होता है, दैट इज रो a y प्लस d. a व्हाट इज ए, इज ए एरिया ऑफ दिस स्ट्रो, ये जो एरिया बनेगा स्ट्रो का दैट इज, ठीक है. तो अब जब ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा होगा किसी इंस्टेंट के ऊपर, तो वहां पे मोमेंटम देखो, लीनियर मोमेंटम विल बी p इज इक्वल्स टू mv इज इक्वल्स टू दिस मच. अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स,
तो फोर्स कितना हो गया dp बाय dt, यहाँ पे इसका dp बाय dt निकाल लिया अपन ने। रो a ये तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन होगा और v का डिफरेंशिएशन होगा बिकॉज बोथ आर वेरिएबल। पहले अपन y प्लस डी को ऐसे कैसे रख लेते हैं, v का डिफरेंशिएट कर दिया, फिर v को ऐसे कैसे रख दिया, y को डिफरेंशिएट कर दिया। एक्चुअल में व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट dy बाई dt ना। ये जो वेलोसिटी है v को अपन क्या लिखेंगे, जैसे y वेरी कर रही है तो वेरिएशन ऑफ y इज नथिंग बट dy बाई dt एंड विच इज नोन एज वेलोसिटी। तो अपने पास अब इसके ऊपर नेट फोर्स देख लेते हैं अपन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए अपन ने पता लगा लिया, दैट इज एम ए। नेट फोर्स कितना बनेगा, देखो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लिखना है अपन को, क्योंकि ऊपर की तरफ अपन ने एक्सेलरेशन बोला है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नीचे की तरफ से फोर्स लगेगा पी नोट प्लस रो जी डी, इसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा पी नोट प्लस रो जी डी इंटू एरिया। पी नोट की वजह से ऊपर से फोर्स लगेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, दैट इज पी नोट इंटू ए। और अपने पास mg लग रहा है माइनस ऑफ रो ए वाई प्लस डी इंटू जी, ठीक बात है, इज इक्वल्स टू दिस मच। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे रख देनी है अपन को। इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो जो y का डबल डिफरेंशिएशन होता है उसको तो अपन y डबल डॉट लिखेंगे और dy बाई dt को अपन y सिंगल डॉट लिखेंगे। तो जैसे आप इसको जो देखो यहाँ से पी नोट ए से पी नोट ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा ना उसमें से रो इंटू ए सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, रो इंटू ए कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो वी विल गेट दिस इक्वेशन फाइनली, y प्लस डी वाई डबल डॉट प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस वाई इंटू जी। तो अपने पास आंसर आएगा अपने पास डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक क्यूबिक metal block of mass 5 kg and age length of 0.1 meter and at an initial temperature of 100 degree centigrade। इनिशियल टेम्परेचर अपन को गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे कंप्लीट क्यूब का, ठीक है। प्लेस्ड ऑन ए थर्मली इंसुलेटिंग फ्लैट सरफेस, सरफेस ऐसी है कि वो थर्मली इंसुलेटेड है। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं इस सरफेस पे रखूंगा तो इस सरफेस के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग। एंड एक्सपोज्ड टू एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द टाइम इन सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू कूल द ब्लॉक टू टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होगा क्या, ब्लॉक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एयर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ब्लॉक हाई टेम्परेचर की वजह से हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज करेगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अपन को पता करना है कि कितना टाइम लगेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंचने में। नोट, अपन को वैल्यूज गिवन है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है अपन को 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दैट इज नोन एज एच, लेट्स से, और ये गिवन अपन को 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यूज गिवन अपन को, ठीक बात है। अब एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो या फिर रेट ऑफ एनर्जी डीके, दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो। dq by dt is equals to h a t minus t naught, the temperature of body minus temperature of surrounding, that is the formula. h is heat transfer coefficient, a is area, complete exposed area जिसके थ्रू हीट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अपने पास क्यूब है तो अपने पास जो नीचे वाला सरफेस है ना वहां से हीट का फ्लो नहीं होगा, बाकी 5 सरफेसेस जो होंगी, बाकी 5 जो फेसेस होंगे वहां से हीट का फ्लो होगा। तो कंप्लीट अगर अपन एरिया की वैल्यू निकालना चाहते हैं दैट विल बी 5 इंटू एक फेस का एरिया L स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात पता है अपन को कि dq बराबर क्या होता है, ms dt, ये अपन कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं। वैल्यू पुट करते हैं dq की इन दिस इक्वेशन। अपने पास d और कैपिटल T, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो माइनस ऑफ dt, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, dt डिवाइड बाय कैपिटल T माइनस टी नोट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है अपन को। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इसको केल्विन में नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे चेंज है तो चेंज आप केल्विन में लिखो या डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो, दोनों सेम ही आने वाला है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे 100 से 37 इज इक्वल्स टू एच ए डिवाइड बाई एम एस, 0 से टी। तो यहाँ से टी से अपने पास ये इक्वेशन बन जाती है। पुट द वैल्यूज, एम की वैल्यू गिवन है, एस की वैल्यू स्पेसिफिक हीट गिवन है, एच गिवन है, एरिया, एरिया को अपन कितना लिखेंगे, जो एक्सपोज्ड एरिया है ना वो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई एज कितनी है 0.1, तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर, ऐसे ये एरिया बनेगा अपने पास। पुट द वैल्यूज, वी विल गेट द वैल्यू 1000 सेकेंड। आंसर आएगा अपने पास 1000 सेकेंड। 1000 सेकेंड टाइम लगेगा अपन को इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में। ठीक बात है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये अपन आराम से कर सकते थे। देखो, एक अपने पास 2m मास की बॉल है जो किसी वेलोसिटी से आ रही है। लेट्स से इसकी वेलोसिटी v मान ली और इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन ने इनिशियल बोल दिया हाफ ऑफ 2mv², मतलब mv²। ठीक है, अब ये जो बॉल है वो इस मास को कोलाइड करेगी, हिट करेगी, और हिट करेगी तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, हिट करने के बाद, कोलिजन के बाद, उसके बाद ये जो कंप्लीट मास है वो ऐसे ओसिलेट करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का अपने पास सिनारियो तो ये बन गया कि ओसिलेट करता हुआ आगे जाएगा। ठीक बात है। अब पूछा क्या गया अपन को, assuming that the collision between the individual balls is perfectly elastic, there is no energy loss, the ratio of vibrational energy stored in the system of two connected balls to the initial kinetic energy of ball of mass 2m। ठीक है, तो एक बात तो अपन को पता है कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम में जो ओसिलेशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड या फिर मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी, वो एनर्जी कौन सी होती है, सिस्टम की एनर्जी माइनस सेंटर ऑफ मास की एनर्जी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे आगे कैलकुलेट करते हैं। पहले अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कोलिजन के बाद में इस स्मॉल m का वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है ना, तो अपन सेंटर ऑफ मास मेथड से कर लेते हैं। देखो, अपने पास एक ये लाइन है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, अभी अपन 2m और इस m के बारे में बात कर रहे हैं, कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पे होगा, वो भी मूव कर रहा होगा राइटवर्ड। कितनी वेलोसिटी से, 2mv डिवाइड बाई m प्लस 2m, दैट विल बी 2v/3। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो सेंटर ऑफ मास को रोक दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस ब्लॉक को देनी पड़ेगी, इस बॉल को देनी पड़ेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पीछे की तरफ, इसको भी सेम डायरेक्शन में देनी पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v माइनस 2v/3, दैट विल बी v/3, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एंड v किसके रेस्पेक्ट में थी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी। सही बात है। सिमिलरली यहां पे देखो, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो 0 थी, रुका हुआ है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इधर 2v/3 हो गई, दैट विल बी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास को क्या लगेगा, दोनों बॉल्स ऐसे आ रही है, 2m भी ऐसे आ रहा है, m भी ऐसे आ रहा है, कोलाइड किया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, वापस से सेम वेलोसिटी से चले जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक बात है। तो कोलिजन के बाद में देखो क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद में ये v/3 से आया था विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो v/3 से ही चल जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली ये 2v/3 से आया था विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये 2v/3 से ही चला जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी पता लग गई। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालने के लिए अपन ने दोनों बॉल्स को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्रोवाइड करी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास से ग्राउंड फ्रेम में आना है अपन को, तो ग्राउंड फ्रेम में आने के लिए क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है जिस डायरेक्शन में पहले सेंटर ऑफ मास फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पहले इधर जा रहा था, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वापस से प्रोवाइड करेंगे इस बॉल को और इस बॉल को। तो जो नेट वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी 2v/3,
माइनस वी बाई थ्री, 2v/3 इधर है, v/3 इधर है, दैट विल बी v/3 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नाउ दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और 2v/3 दैट विल बी 4v/3 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कोलिजन कंप्लीट हो गया। तो कोलिजन के बाद में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस स्मॉल m मास की जो वेलोसिटी है दैट विल बी 4v/3, और कोलिजन के बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो v से चेंज होके कितनी हो जाएगी, ये रही v/3। ठीक बात है। तो अब एक बात तो अपन को पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपन को पता है 2m मास की। अब अपन को ये चेक करना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, और वो अपने पास मैक्सिमम जो एनर्जी स्टोर होती है, ये अपने पास लिख दिया अपन ने, मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक बात है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हुआ, जो स्मॉल m मास की जो एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है, दैट इज हाफ m4v/3 का होल स्क्वायर, माइनस सेंटर ऑफ मास की एनर्जी कितनी है, ये वाली है, हाफ m प्लस m, 2m है ना, ये वाला और ये वाला, और m, अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहां पे देखूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कितनी होगी, देखो m4v/3 डिवाइड बाय m प्लस m, इसकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पे, ये रही। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपके पास, और इसकी वैल्यू कितनी है 4mv² डिवाइड बाय 9, एंड वी आर आस्किंग फॉर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ 2m मास। कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 4/9। ठीक, तो अपने पास आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, 4/9। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में अपन को पाउलीज लॉ गिवन है, दैट इज प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कस फोर्स। ठीक बात है, ये अपने पास पाउलीज लॉ है। इसका मतलब है कि जो विस्कस फोर्स है उसको अगर आपको ओवरकम करना है तो एटलीस्ट अपने को इतना प्रेशर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, विस्कस फोर्स भी इतना ही प्रेशर डिफरेंस जनरेट कर रहा होगा ड्यू टू दिस फोर्स। तो अपने पास डेल्टा पी आ गया, दैट इज पर यूनिट लेंथ है ये। ठीक है ना, 8 नीटा वी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक, वेयर आर इज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी इज अ फ्लूइड वेलोसिटी, एंड नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कैपिलरी ट्यूब रेडियस अपने पास गिवन है ए, ये अपने पास कैपिलरी की रेडियस हो गई ए, इज डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इसकी डेंसिटी, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हो गई रो। सरफेस टेंशन अपने पास टी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपन को नीटा गिवन है, जो कि अपन को यहाँ पे भी यूज किया हुआ है। द लिक्विड स्टार्ट्स राइजिंग इन इट सो दैट इट्स हाइट ht इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, and the resulting rate of change of momentum of liquid column in the capillary taking vertical up to the positive direction and the contact angle to be close to 0 degree। अपन को contact angle अपन को लेना है 0 डिग्री, और पूछा गया है change in momentum of the liquid column। ठीक है, तो अपन को rate of change of linear momentum is nothing but force, and we are asking for net force on this tube। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं जैसे डिप करता हूं तो सरफेस टेंशन जो है वो इसको ऊपर की तरफ खींचने लग जाता है। ठीक है, विस्कस फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी लगेगी mg नीचे की तरफ, और सरफेस टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक बात है। तो जो विस्कस फोर्स है वो जो पाउलीज ने अपन को लो दिया है, वहां से जो विस्कस फोर्स लगेगा वो कितना होगा, डेल्टा पी इंटू एरिया ऑफ द ट्यूब मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्यों, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ है, ये अपने पास लेंथ कितनी है h, तो h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके अपने पास ये वैल्यू आ जाती है विस्कस फोर्स के लिए। ठीक बात है। नेक्स्ट अपने पास अगर ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो नेट फोर्स अपने पास ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। तो नेट फोर्स कितना आएगा, देखो F net इजिकल्स टू ma, ऊपर की तरफ एक तो आएगा
सरफेस टेंशन की वजह से T मल्टीप्लाई 2πa माइनस ऑफ mg नीचे की तरफ और विस्कस फोर्स भी नीचे की तरफ, सही बात है। m की वैल्यू अपने पास वो रही, देखो मास m रो पाई a स्क्वायर इंटू h माइनस ऑफ 8 पाई नीटा h dh बाय dt। तो अपने पास यहां से देखो वैल्यू कितनी आ गई, अपन को पूछा गया है यहां से देखो ये वैल्यू अपन को गिवन है dp बाय dt की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू गिवन है माइनस ऑफ पाई a स्क्वायर रो जी एच प्लस f, ठीक है। तो f की वैल्यू पूछिए, तो f कितना हो जाएगा, देखो ये जो वैल्यू होगी अपने पास दैट विल बी f। तो f की वैल्यू देखो अगर ऑप्शन में अपन मैच करें तो f की वैल्यू ये बन रही है, ठीक बात है। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अपने पास कार्बन नैनो ट्यूब है, कार्बन नैनो ट्यूब ऑफ 1 माइक्रोमीटर लेंथ, इसकी लेंथ अपन को गिवन है 1 माइक्रोमीटर और रेडियस अपन को गिवन है 1 नैनोमीटर। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए गए हैं, तो कार्बन नैनो ट्यूब पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, ठीक बात। Assume the resulting positive charge to be distributed uniformly over the surface of the tube. The energy of electron moving in the stable circular orbit around the axis along the length of the tube is calculated by applying the Bohr model. Bohr model क्या बोलता है, mvr is equals to nh upon 2 pi या फिर centripetal force is equals to mv square by r. Accordingly, the frequency of radiation required to excite an electron from its ground state to the next level is in the range of। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने पास एक इक्वेशन अगर अपन लगाएंगे तो यहीं से कुछ ना कुछ टेंटेटिव आइडिया लग रहा था, ठीक है ना। जैसे अपने पास जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, स्ट्रेट वायर अपन मान लेते हैं इसको, अगर लेंथ जो है वो रेडियस जिस रेडियस में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस पूरी लेंथ को अपन एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज 2k लैम्डा डिवाइड बाई r, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, ठीक है। तो दैट फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r से r कट गया, तो mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2k लैम्डा इंटू ई, सही है। तो यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू k लैम्डा ई आ गया अपने पास। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ही तो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, सही बात है ना। जैसे बोर मॉडल वगैरह में भी अपन पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अपन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में अपने पास यही ऑलमोस्ट रिलेशन होता है अपने पास। तो टोटल एनर्जी विल बी ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे देखो काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस मच। तो अगर मैं यहाँ पे अपने पास ये जूल में आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ई हट गया, तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k इंटू लैम्डा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये रही। लैम्डा मतलब चार्ज डेंसिटी q डिवाइड बाई l। q कितना है 10e और l कितना है 1 माइक्रोमीटर। ये वैल्यू पुट कर दी अपन ने 10 इंटू ई डिवाइड बाई 10 की पावर -6। आगे कैलकुलेशन करते हैं तो 10 की पावर -3 के ऑर्डर में अपने पास एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी है तो इससे रिलेटेड वेवलेंथ कितनी होगी, दैट इज लैम्डा 12400 डिवाइड बाई 14.4 इंटू 10 की पावर -3, और ये 10 की पावर -10 क्योंकि एंगस्ट्रोम में आएगी तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो टेंटेटिव वैल्यू है अपने पास ये किस रेंज में आ जाती है अपने पास, इंफ्रारेड रेंज में आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास आंसर शुड बी इंफ्रारेड, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपन को बोला गया है ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन इन द XY प्लेन, x is a horizontal and y is a vertical up direction, making an angle alpha from the axis if its distance r। अपन को पोजीशन वेक्टर गिवन है उस
प्रोजेक्टाइल की फ्रॉम द ओरिजिन इज प्लॉटेड अगेंस्ट x the resulting curve shows the different behavior for launch angle alpha 1 and alpha 2 as shown in the figure below. For alpha 1 rx keeps increasing with x, while for alpha 2 rx increasing with and reaches the maximum value and then decreases and goes through minimum before increasing again. ठीक बात है। अगर इसको अपन समझना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो अपने पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसमें दो तरीके के प्रोजेक्टाइल होंगे, एक कंप्लीटली ऐसे और एक कंप्लीटली ऐसा। ठीक है, यहां पे अगर मैं दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करूं, लेट्स से कि पार्टिकल यहां पे, इस पोजीशन वेक्टर को मैं r1 बोल देता हूं और दूसरी जो प्रोजेक्टाइल है उसके पोजीशन को मैं बोल देता हूं r2। ठीक है, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, तो अगर मैं पहले मोशन का बारे में बात करूं और ये दूसरा मोशन हो गया, तो पहले मोशन में क्या हो रहा है, r इनिशियली बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इट विल रीचेज एट सम मैक्सिमम वैल्यू r की वैल्यू, r1 की वैल्यू, फिर उसके बाद में वो डिक्रीज करेगा, रीचेज टू सम मिनिमम वैल्यू एंड देन अगेन इंक्रीजेस। ठीक है, ये ग्राफ अपन को बता रहा है ये फर्स्ट वाला ग्राफ। ठीक है, जो कि अल्फा 2 के लिए अपन ने बनाया है, और अल्फा 1 के लिए क्या है, ये जो r है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक बात है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, देयर इज नो एनी पीक। सही बात है, यहां तक इंक्रीज करता ही जाएगा ये फाइनल तक। तो अपन को पूछा है कि एक कोई भी एंगल होगा यहां पे अल्फा सी। ठीक है, द स्विच बिटवीन दीज टू केसेस प्लेसेस एन एंगल अल्फा सी। एक कोई एंगल अल्फा सी होगा इन दोनों एंगल्स के बीच में, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में, मतलब इन दोनों ही कंडीशंस के बीच में कोई एक एंगल अल्फा होगा, अल्फा सी। उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, किसकी, प्रोजेक्टाइल पाथ की। ये वही इक्वेशन जो अपन क्लास में पढ़ते हैं, वेयर v नॉट इज इनिशियल स्पीड फॉर द प्रोजेक्टाइल एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वी आर आस्किंग फॉर अल्फा सी। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक बार में अपने पास जो r है वो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है एंड देन अगेन थोड़ा सा बढ़ रहा है, और एक कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। अब यहाँ पे अपने पास एक ऐसा वैल्यू आ सकता है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है जहां पे अपने पास ओनली वन पीक आए, देयर इज ओनली वन पीक। सही बात है ना। तो ये अपने पास एंगल कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी फॉर अल्फा सी। अगर एक सिंगल पीक आ गया ना अपने पास, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो अपन को करना क्या है, मान लो कि अपने पास एक प्रोजेक्टाइल ले लिया अपन ने, एक्स और वाई उसके किसी टाइम टी के ऊपर कोऑर्डिनेट मान लिया अपन ने। अल्फा से इज द एंगल एट विच देयर मे बी ओनली वन पीक। सही बात है ना। यहां पे अपने पास आर एक्स कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ग्राफ अपन को आर एक्स और एक्स में गिवन है, तो अगर सिंगल पीक आएगी अपने पास तो डी आर बाई डी एक्स अपने पास 0 होना चाहिए उस वैल्यू पे। तो y की वैल्यू ये रही, तो डी आर बाई डी एक्स निकाला, फॉर मैक्सिमा फॉर ऑफ आर एक्स दैट विल बी डी आर एक्स डिवाइड बाई डी टी होने चाहिए अपने पास 0। डी आर बाई डी एक्स क्या अपन ने, ये रहा अपने पास है आर एक्स, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस इज शुड बी 0। एक्स की वैल्यू को ऐसे कैसे रख दो, y की जो अपने पास इक्वेशन गिवन है ये वाली, इसको यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका यूज करते हैं अपन यहां पहुंचते हैं, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू y की हो गई, ये इसका डिफरेंशिएशन की हो गई। ठीक बात, पूरे को कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं, वी विल गेट वन इक्वेशन एंड दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले ये मान लो, इसको भी थोड़ा सा आगे रीअरेंज किया है,
विल गेट दिस इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर केवल एक सिंगल पीक आएगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अपने पास केवल सिंगल आना चाहिए। इसका मतलब बी स्क्वायर शुड बी 4ac, बी स्क्वायर ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, बी स्क्वायर शुड बी 4ac। यहां से जैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, वी विल गेट द फाइनल वैल्यू अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। पहले अपने पास साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 8/9, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया 1/9, तो कॉस अल्फा आ गया 1/3, एंड देन अल्फा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। दैट इज योर आंसर। ठीक बात। तो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी दिस, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये वाला थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस CV अपन को गिवन है 3/4, 3/2 आर नहीं भी दिया होता तो मोनो एटॉमिक दे दिया तो अपन निकाल सकते थे। अंडरगोज ए साइक्लिक वेयर इट फर्स्ट गोज आइसोकोरिकली फ्रॉम स्टेट दिस टू दिस। तो सबसे पहले अपन ने ये मान लिया कि जहां पे P नोट V नोट है ना, वहीं पे अपने पास टेम्परेचर T नोट मान लो, ठीक है ना। बाकी उसके रेस्पेक्ट में अपन बाकी पॉइंट्स के टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस है अपने पास आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट फ्रॉम हियर टू हियर। तो अपने पास ये जो A पॉइंट है, ये पॉइंट इसको बता रहा है, और B पॉइंट अपने पास सेकेंड पॉइंट को बता रहा है P नोट V नोट को। तो P नोट V नोट पे ही अपन ने टेम्परेचर मान लिया T। अब ये अपने पास डेल्टा V 0 है, तो P शुड बी ग्रेटर, P शुड बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। अगर यहां से यहां पे प्रेशर घटा है 3/2 से, तो यहां से यहां पे टेम्परेचर भी घटना चाहिए। सही बात है ना? कितने से? सेम फैक्टर से। तो अपने पास अगर यहां पे टेम्परेचर T नोट मान लिया अपन ने, तो यहां पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 3T नोट/2। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है एंड देन आइसोबैरिकली कॉन्ट्रैक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ V नोट/2। यहां से इसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया V नोट/2 तक, ठीक है। तो यहां से यहां पे डेल्टा P आइसोकोरिक है, सॉरी आइसोबैरिक 0, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे कितने से? हाफ से, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा T नोट से T नोट/2। ठीक बात है। और फिर बोला गया है इट इज टेकन देन बैक टू द इनिशियल स्टेट बाय ए पाथ विच इज क्वार्टर इलिप्स ऑन द PV डायग्राम एंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। सही बात है। ये इलिप्टिकल शेप है थोड़ा सा, क्वार्टर, ठीक है, 1/4। तो अपन को एफिशिएंसी पूछी है, तो एफिशिएंसी में अपन को टोटल वर्क डन चाहिए और कितनी हीट अपन ने सिस्टम को सप्लाई की है वो चाहिए, ठीक है। तो टोटल वर्क डन, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व दैट विल बी वर्क डन। तो एरिया कितना होगा? पूरे एलिप्स का एरिया होता है पाई ए इंटू बी। क्वार्टर का कितना हो जाएगा? पाई ए बी डिवाइड बाई 4। ए का है, ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। सही बात है। तो अपने पास वर्क डन इन क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व, तो कितना हो जाएगा? पाई ए बी, जहां पे ए कितना है? सेमी मेजर एक्सिस, बी कितना है? सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे देखो मेजर और माइनर, ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक का V नोट/2 और यहाँ से यहाँ तक का P नोट/2। तो P नोट/2 मल्टीप्लाई V नोट/2 डिवाइड बाय 4, क्योंकि क्वार्टर है तो एनक्लोज्ड एरिया आ गया अपने पास, दैट विल बी पाई P नोट V नोट डिवाइड बाय 16। ये अपने पास वर्क डन आ गया जो कि सिस्टम ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन 1 बाई 1 प्रोसेस से चलते हैं। इस प्रोसेस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस अपन देखते हैं, प्रोसेस AB। तो प्रोसेस AB में देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा Q बराबर W प्लस डेल्टा U। W हो गया 0, डेल्टा U कितना हो गया? F/2 nRT नॉट माइनस 3T नोट/2। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल T नोट है, इनिशियल कितना है? 3T नोट/2। सही है। तो अपने पास T नोट माइनस 3T नोट/2, ये आ गई अपने पास नेगेटिव वैल्यू।
एनर्जी रिलीज्ड, अगर नेगेटिव आ गई अपने पास डेल्टा क्यू, इसका मतलब सिस्टम ने एनर्जी रिलीज की, ठीक है। तो ये अपन को चाहिए ही नहीं, अपन को क्या चाहिए, जो कि अपन ने एनर्जी सिस्टम को दी है। प्रोसेस बीसी अपने पास क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस, यहाँ पे भी W प्लस डेल्टा यू, W होगा नेगेटिव क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, टेम्परेचर भी क्या गया है, डिक्रीज किया है, अगर टेम्परेचर भी डिक्रीज किया है इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी नेगेटिव, तो दोनों का सम भी कैसा आएगा, नेगेटिव, इसका मतलब एनर्जी अगेन रिलीज्ड। इन AB प्रोसेस एनर्जी रिलीज्ड, इन BC प्रोसेस एनर्जी रिलीज्ड, इन दोनों ही प्रोसेस से एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। इससे भी एनर्जी रिलीज और इससे भी एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रोसेस CA प्रोसेस में देखो वर्क डन कितना होगा, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व कितना बनेगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कंप्लीट जो एरिया अंडर द कर्व बनेगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपने पास वर्क डन होगा कौन से प्रोसेस में, CA प्रोसेस में। और इंटरनल एनर्जी चेंज F/2 NR डेल्टा T, ठीक बात है ना। तो वर्क डन अपने पास देखो ये एरिया एनक्लोज्ड बाई कर्व आ गया, एनक्लोज्ड बाई कर्व, और ये हो गया अपने पास नीचे वाला एरिया P0 V0/2, ठीक है ना। कौन सा वाला एरिया, ये जो नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये वाला, ये ऐड कर दिया अपन ने इसमें, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल वर्क डन हो गया किस प्रोसेस में, CA प्रोसेस में। तो वर्क डन अपने पास टोटल ये आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा T कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। और एक बात अपन को पता है P0 V0 इजिकल्स टू T0, ये तो हमेशा होल्ड करेगा ना। यहाँ पे अपने पास कितना है, P0 V0 T0, तो यहाँ पे अपने पास P0 V0 इजिकल्स टू NR T0, ये तो हमेशा होल्ड करेगा, सही बात है। तो NR T0 को आप P0 V0 भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे अपन आगे प्रोपोगेट करते हुए NR T0 कैन बी रिटर्न एज P0 एंड V0। तो डेल्टा यू कितना आ गया, 3/2 P0 V0, डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने पास W प्लस डेल्टा यू, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आएगी, डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब एनर्जी सप्लाइड। तो एनर्जी सप्लाइड अपने पास आ गई टोटल, ये वर्क डन अपन ने पहले निकाल लिया था, तो एफिशिएंसी वर्क डन बाय एनर्जी सप्लाइड, वर्क डन बाय एनर्जी सप्लाइड, आगे कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू पाई डिवाइड बाय पाई प्लस 32, ठीक है। तो आंसर शुड बी अपने पास ये होना चाहिए, पाई डिवाइड बाय पाई प्लस 32, सही बात है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर रीजन ABCD कंटेन्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ये है B0, है ना। ABCD मान लेते हैं अपन, इसको A बोला है ना, लेट्स से ये A, ऐसे करते हैं अपन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास A, ये हो गया अपने पास B, ये हो गया अपने पास C, और ये हो गया अपने पास D, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर ABCD हो गया, यूनिफॉर्म अपने पास B0, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल, ए नैरो स्ट्रीम ऑफ चार्ज, यहां से चार्ज आ रहा है लेट्स से, ठीक है ना। कितना चार्ज आ रहा है, प्लस क्यू चार्ज आ रहा है यहाँ से, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी से लेट्स से, ठीक है। मूविंग परपेंडिकुलर टू द साइड AB के परपेंडिकुलर आ रहा है, एंटर्स इन द रीजन एंड इजेक्टेड थ्रू द एडजेसेंट साइड BC, ये BC से ही बाहर निकल जाता है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन अपन को दे रखा है 30 डिग्री, तो डिफ्लेक्शन आप देखो ऐसे भी बना सकते हो, जैसे पहले वाला जो डिफ्लेक्शन है वो आप ऐसे बना सकते हो, ये पहले वाला डिफ्लेक्शन हो और ये सेकंड डिफ्लेक्शन हो। ये आपको गिवन है 30 डिग्री और ये डिफ्लेक्शन आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर ये 30 डिग्री है दिस शुड बी 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है दिस शुड बी 60 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन 60 डिग्री द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी, पहले B0 से 30 डिग्री डिफ्लेक्शन था ये वाला, B0 को बढ़ा दिया
बी नोट को बढ़ा के मान लो कि बी डैश कर दिया, तो अब ज़्यादा फोर्स लगेगा QVB, तो वो जल्दी घूम जाएगा, और जल्दी घूमने का मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा कितना 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, दिस शुड बी 30, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, दिस शुड बी 60। ठीक बात है। इसका अपन ने रेडियस मान लिया R1, इसका रेडियस मान लिया अपन ने R2। तो A और B, इसको A की जगह अपन कुछ और मान लेते हैं, जैसे P मान लो इसको, PB, ठीक है ना। तो R1 अपने पास कितना हो गया mv/q इंटू बी नोट, R2 कितना हो गया mv/q इंटू बी डैश। ठीक है, तो AD की जगह अपने पास कितना है यहाँ पे PB बराबर कितना, PB बराबर होगा अपने पास PB इज इक्वल्स टू होगा PC1 माइनस BC1, PC1 माइनस, इसको मैं कंप्लीटली मिटा ही देता हूँ, अपने पास देखो ये होगा PB इज इक्वल्स टू PC1 माइनस ऑफ BC1 इज इक्वल्स टू PC2 माइनस BC2, PC2 माइनस BC2। ठीक है ना। PC1 कितना होगा, PC1 अपने पास होगा रेडियस जो R1 है वही R1 PC1 होगा, तो R1 माइनस, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी BC1 की अगर अपन बात करें तो दैट विल बी R1 cos 30 डिग्री। सही है ना। तो R1 माइनस R1 cos 30 दैट विल बी AB। अगेन है R2 माइनस R2 cos 60 दैट विल बी AB अगेन। वैल्यू पुट करते हैं अपन आगे वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास फाइनल रिजल्ट देखो, यहाँ से mv/q b नोट हो गया, यहाँ से mv/q b डैश हो गया, और 1 माइनस cos 60 की वैल्यू रख दी, cos 30 की वैल्यू रख दी, और आगे कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे अपन को रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज किया और अपने पास आंसर आएगा फाइनल b डैश शुड बी b नोट 2 प्लस √3। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री डिफ्लेक्शन करवाना है अपन को तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाना चाहिए 2 प्लस √3 b नोट। सही बात है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अपने पास एक होल है। ठीक है, द persistence of sound in a room after the source of sound is tuned off is called reverberation। ठीक बात है। The measure of reverberation time is time required for sound intensity to decrease by 60 decibel। रिवर्बरेशन का टाइम तब तक आप कैलकुलेट करोगे जब तक कि साउंड का इंटेंसिटी 60 डेसिबल से कम ना हो जाए। ठीक बात है। इट इज गिवन दैट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉल्स, अपने पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो डिक्रीमेंट फंक्शन है वो गिवन है, I इज इक्वल्स टू I नोट e टू द पावर माइनस ऑफ C1 अल्फा। ठीक है, वेयर I नोट इज अ इनिशियल इंटेंसिटी, C1 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर C1 डायमेंशनल है तो अल्फा हैज टू बी डायमेंशनल। वैल्यू दे रखी है अपन को 1/4, और अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड, वॉल्यूम ऑफ रूम, स्पीड ऑफ साउंड, वॉल्यूम ऑफ रूम, रिवर्बरेशन टाइम एंड एब्जॉर्बिंग एरिया। इन सब चीजों पे अल्फा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा का कोई ना कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए जो कि इनके टर्म्स में हो, दैट इज द मीनिंग। The value of alpha AE, absorbing area AE, is the product of absorbing coefficient with value between 0 to 1.1 being a perfect observer and the area of the room। ठीक बात है। For a concrete hole of volume अपन को given है, the value of AE is asking for AE required to give a reverberation time of 1 second। reverberation time अपन को given है close to, we asking for AE। तो अपन ने ये देखा कि अल्फा शुड बी फंक्शन ऑफ दीज वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स। तो ट्राई किया डायमेंशनल मेथड से, क्योंकि अल्फा भी क्या होगा डायमेंशनली, अपने पास डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट था, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में डायमेंशन लेस होना चाहिए कंप्लीट। तो C की पावर x माना, C इज स्पीड ऑफ लाइट, V इज वॉल्यूम,
T इज टाइम एंड A इज एब्जॉर्बिंग एरिया। ठीक है, सबके अपन ने कैलकुलेशन की, लेकिन एज सच कोई इक्वेशन बनी नहीं। ठीक बात है, वी ट्राइड बट वी स्टक हियर कि इसमें कुछ मे बी देयर शुड बी सम मिसिंग टर्म्स और सम मिसिंग कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो इसको यहीं पे अपन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए मास ऑफ 2 kg एंड आउटर रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर व्हेन दे आर both rolled down the same inclined plane. Maybe the question is something different like here. Okay, the question is like this: two uniform thin spherical shell are made from different materials. Both cells have a mass of 2 kg. दोनों सेल्स का जो मास है वो 2 kg है और आउटर रेडियस अपन को गिवन है 20 सेंटीमीटर। When they are both rolled down the same inclined plane without slipping, the time they take to cover equal distance differ by 1%. दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है उसमें 1% का एरर है। एरर बोलो या फिर आप बोलो कि दोनों में जो चेंज आ रहा है टाइम का, दैट इज 1%। एंड द थिकनेस ऑफ थिनर शेल इज 0.5 सेंटीमीटर। जो थिनर सेल है उसकी थिकनेस अपने पास 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो उसकी इनर रेडियस है दैट इज 19.5 सेंटीमीटर। सही बात। एंड दैट ऑफ आउटर वन इज क्लोज टू अदर वन, एंड द अदर वन इज क्लोज टू, जो थिक शेल है उसकी अपन को इनर रेडियस निकालनी है और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा द थिकनेस ऑफ थिकर सेल। ठीक बात है। तो अपने पास एक थिनर शेल है, लेस से उसकी रेडियस r है, r की वैल्यू कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, दैट इज आउटर रेडियस ना, तो ये तो सही सेम ही रहेगी। और मास भी अपन को गिवन है दोनों का 2 kg, तो दोनों का मास भी सेम है और आउटर रेडियस भी सेम है, लेकिन इनर रेडियस दोनों की अलग अलग है। इसका मतलब दोनों की डेंसिटीज अलग अलग होगी। सही बात है। यहां पे अपने पास ये थिकर हो गया एंड दैट इज थिनर। दोनों को अगर अपन ऊपर से रिलीज करते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन अपन को पता है कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन अपने पास ये आती है बाय यूजिंग CTRM मेथड। टॉर्क लगाएंगे, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और mg का टॉर्क वगैरह सब कुछ आएगा, तो वहां से अपने पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाती है ये। तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका टाइम कम लगेगा। सही बात है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि दोनों की अगर डिस्टेंस सेम है कवर्ड, तो हाफ A1 T1 स्क्वायर शुड बी हाफ A2 T2 स्क्वायर। सही बात है। A1 अपॉन A2 हो गया T2 डिवाइड बाई T1 का स्क्वायर। ठीक, अगर अपन यहां पे ध्यान से देखें तो I1, जो I1 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिकर सेल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिनर सेल। अगर I1 इज ग्रेटर देन I2 देन A1 इज लेस देन A2, यहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, mg sin थीटा सब कुछ सेम है, ओनली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेकिंग सम डिफरेंस। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, A1 इज लेस देन A2। इसका मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, तो T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। ठीक है, कौन जल्दी पहुंच जाएगा? T2 जल्दी पहुंच जाएगा। T2 का मतलब हो गया जो सेकंड स्फीयर है वो जल्दी पहुंच जाएगा, पहला वाला धीरे पहुंचेगा। ठीक बात है। दोनों में जो टाइम का डिफरेंस आएगा दैट इज 1%। ठीक, तो अपन एक्सेलरेशन की इक्वेशन देख लेते हैं T2 अपॉन T1। और यहां से भी अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो m सेम है, g सेम है, sin थीटा सेम है, तो अपने पास रेशियो निकाल लेते हैं अपन A1 अपॉन A2 का, जैसे अपने पास यहाँ पे रेशियो आया है उसी तरीके से। तो रेशियो लिख लेते हैं अपन। तो ये तो अपने पास टाइम का वेरिएशन आ गया, T1 अपॉन T2 की वैल्यू आ गई अपने पास। रेशियो कितना है A2 अपॉन A1, दैट इज 100/99, क्योंकि T1 अपॉन T2 कितना आ गया 100/99, तो A2 अपॉन A2 आ गया अपने पास 100 डिवाइड बाई 99 का होल स्क्वायर। ठीक है, A2 अपॉन A1 कितना आया mr स्क्वायर इंटू प्लस I2 डिवाइड बाई mr स्क्वायर प्लस I1, क्योंकि mg sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में। यहाँ पे मास इसको कैसे लिखेंगे, ρ1 पहले वाले की डेंसिटी और पहले वाले का वॉल्यूम, m को सेकंड वाले के लिए सेकंड वाले की डेंसिटी और सेकंड वाले का वॉल्यूम। सही बात है।
नेक्स्ट अपने पास I1 को देखो, I1 अपन लिखेंगे जो स्फेयर है कंप्लीट सॉलिड स्फेयर माइनस अंदर वाला जो सॉलिड स्फेयर है, ठीक है ना। तो 2/5 रो वन और 4/3 पाई आर क्यू, ये तो हो गया मास जो कंप्लीट अगर वो सॉलिड होता तो, आर स्क्वायर माइनस एम, ये मास हो गया, उसमें से कितना मास बाहर निकाल लिया अपन ने, एक्स क्यू, और ये हो गया एक्स स्क्वायर मतलब 2/5 एम आर स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आ गई I1 की। सिमिलरली I2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। और अपन को ये वाली चीज गिवन है r माइनस वाई इजिकल टू 0.5 सेंटीमीटर और r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो y की वैल्यू हो गई अपने पास 19.5 सेंटीमीटर। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसमें सारी वैल्यूज अपन को पता है, वी नीड ओनली वैल्यू ऑफ x, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज पता है अपन को, रो 1 रो 2 नहीं पता अपन को, लेकिन रो 1 रो 2 आपके फाइनली लास्ट में जाके मास के टर्म्स में आप लिख सकते हो उसको, ठीक बात है ना। अब ये बाकी सारी इक्वेशंस आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन, एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक बात है। चलिए, तो ये पेपर अपने पास यहीं पे खत्म होता है, ठीक।